आजकल तेजी से जीवन शैली लोगों की बदल रही है और तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को ग्रसित कर रही है और उन बीमारियों के कारण लोग परेशान हो रहे हैं और सही जानकारी और सही इलाज ना होने के कारण वो इधर से उधर भटकते रहते हैं और उन्हें जानकारी भी नहीं मिल पाती और उन्हें कहीं ना कहीं अपने जान से हाथ धोना पड़ जाता है। आजकल सही खान पान न होने के कारण और न्यूरोलॉजिकल की तमाम बीमारी ऐसी हैं जो मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। इनमें स्ट्रोक, स्पार्कर, मिर्गी और स्पाइनल कार्ड इंजरी जैसी प्रमुख ही माने जा रहे हैं। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब आपके शरीर में एक बार लग जाती है तो लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब आ गया है रोबोट, एक ऐसा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करेगा और कम बजट में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष सर हैं, बात करते हैं। संतोष सर, आप ये रोबोट कैसे काम करेगा, सबसे पहले तो यही है कि इसके बारे में बताइए, इसकी खासियत के बारे में बताइए, क्योंकि अब लोग ये कहेंगे जब मशीन करेगी फिर डॉक्टर वो डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे। सबसे पहले तो एक्चुअली मैम, यदि मैं बोलूँ रोबोटिक्स का, तो रोबोटिक्स का बेसिकली काम क्या है ना, पहले जो हम लोग एक ट्रेडिशनल रिहेबिलिटेशन करते थे और जो रोबोटिक रिहेबिलिटेशन है, इसमें ऐसा नहीं है कि बिना डॉक्टर के इन्वॉल्व के ये हो पाएगा, बिकॉज इसको पूरा एक ट्रेनिंग लेना पड़ता है फिजियोथेरेपी में, और लेने के बाद इसको पेशेंट के साथ भी बहुत सेफ मैनर में, बहुत प्रिसाइज तरीके से रिहेबिलिटेशन होता है। यदि मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बताऊँ तो एक ट्रेडिशनल रिहेबिलिटेशन, जैसे कि पहले जो हम लोग आज तक फिजियोथेरेपी कर रहे हैं या अभी भी कुछ पेशेंट में ये चल रहा है, जैसे पैरेलल बार में ट्रेनिंग देना, या फिर ट्रेडमिल पे जो हम लोग हैंगिंग करके जो है ना उनको वॉक कराते थे, तो बेसिकली जो पेशेंट का वॉकर से चलाना, स्टिक से चलाना, ऐसे कंडीशन में न्यूरो की कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें कि प्रिसाइज मूवमेंट कंटिन्यूअस मल्टीपल टाइम जब हम करते हैं ना, कई बार जब करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि स्ट्रोक के बाद पेशेंट चल रहे हैं और उनका गेट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रिसाइज टेक्निक, कई ऐसे मूवमेंट डेवलप हो जाते हैं जो एबनॉर्मल मूवमेंट है, वो धीरे धीरे हमारे लाइफ का हिस्सा हो जाता है। बेसिकली रोबोटिक आने से एक तो ये फायदा हुआ कि हमारा प्रिसाइज हो गया, दूसरी चीज थोड़ा सा टाइम कम लगता है, हम ज्यादा रिपीटेशन मूवमेंट करा सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। इसके साथ ही साथ हमारे जो फिजियोथेरेपी में, जैसे कि जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी, उसमें मैन पावर की कम जरूरत पड़ेगी, और जो फिजियोथेरेपिस्ट उनको ट्रीट कर रहे हैं उनको और भी प्रिसाइजली अच्छा इफेक्टिव कर पाएंगे, क्योंकि इस रोबोट के थ्रू हम सिटिंग टू स्टैंडिंग होगा, यानी कि अर्ली मोबिलिटी भी हम करा सकते हैं। पेशेंट को ऐसे स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक हो गई, स्पाइनल कार्ड इंजरी हो गई, तो बहुत दिन तक पेशेंट जब लेटे रहते हैं, ऐसे कंडीशन में ज्वाइंट स्टिफ हो जाते हैं, मसल लॉस होने लगता है, और भी कई सारी बेड सोर की प्रॉब्लम होने लगती है। बट इस रोबोटिक्स के थ्रू, इसके थ्रू इजिली हम लोग और प्रिसाइज तरीके से बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। तो सर, लेकिन अब जैसे अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो आधे बॉडी में उनके मान लीजिए पैरालिसिस हो गए, तो अब उन्हें उन लोगों के लिए कैसे ये काम करेगी? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें इस रोबोट्स में कई सारे मोड हैं, तो जैसे कि हमें पता चला कि पेशेंट का लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हुई है और राइट साइड बेटर है, तो बेसिकली इसमें एक मोड है कि हम रोबोट्स के थ्रू केवल लेफ्ट को चलाएंगे और राइट साइड पेशेंट खुद चलाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा दिन तक प्रॉब्लम पैरालिसिस, जैसे लेफ्ट साइड है, ज्यादा दिन पैरालिसिस रही, ऐसे कंडीशन में राइट साइड भी वीक हो जाता है, पेशेंट बैठा रहता है, प्रॉपर नहीं चल पाता है। तो इसमें एक मोड है कि जो एरिया वीक है उसी एरिया को स्पेसिफिक फाइन करके और वो रोबोट चलाएगा, और अच्छा वाला हिस्सा पेशेंट खुद चलाएगा, तो उसका पोस्चर वगैरह काफी अच्छा हो जाता है। सर, कहीं ना कहीं आजकल इतना तनाव हो जाता है, जब भी कोई पेशेंट होता है, बीमार हो जाता है, तो उसका सबसे पहले माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि तनाव इतना ज्यादा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस भी कम होगा? बिल्कुल, इसका एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज बोलते हैं ना कि जब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है और जैसे वो सुनता है कि मुझे स्ट्रोक हो गया है या मुझे स्पाइनल कार्ड इंजरी है, और वो तुरंत नेट पे जाके देखता है और उसको पता चलता है कि ये क्यूरेबल नहीं है या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो सुन के ही मन में डर आता है। ऐसे कंडीशन में जब अर्ली इंटरवेंशन में हम पेशेंट को इजीली वॉकिंग कराने लगते हैं, चलाने लगते हैं, तो पेशेंट में एक अलग साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है जो हमें देखने को मिलता है। मतलब इससे अगर कहें तो आत्मविश्वास और मनोस्थिति भी उसकी ठीक होगी, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन है ना, जो चीजें हम 2 महीने बाद खड़ा होने वाले थे, यदि हम वाइटल स्टेबल है और हम तुरंत चल रहे हैं, तो पेशेंट को ऐसा फील ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम जो है ना बहुत बड़ी है।
तो एक साइकोलॉजिकली और ट्रीटमेंट के नॉट अ साइकोलॉजिकली केवल मैं बोलूंगा, ये ट्रीटमेंट में भी इफेक्टिव रूप देता है, फिजियोलॉजिकली भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर अगर लगभग मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक पड़ा हुआ है तो उसे ठीक होने में कितना समय लगता है और अब लगेगा? जी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। न्यूरो में हम लोग अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती है, पेशेंट की एक क्वेरी होती है। देखिए हमेशा जैसे कि एक नॉर्मल मैं एग्जांपल दूं तो जैसे बोन की फ्रैक्चर की बात करते हैं तो एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, एक कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया, एक डिस्प्लेस फ्रैक्चर हो गया और एक मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। तो सबका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग है। उसी तरह न्यूरो में यदि थोड़ा हाइपोक्सिक है तो अलग ट्रीटमेंट है, थोड़ा ज्यादा है ब्लीड कर गया, यदि मेजर है तो अलग है। तो एक्चुअली जब भी हम लोग ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं या एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं तो हमेशा ये जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उसी के हिसाब से टाइम का अनुमान हम लगाते हैं। बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपके सेंटर में कोई आता है व्यक्ति और यहाँ से उसको बेनिफिट होता है या फिर लगता है उसे कि अब इस मशीन को हम घर ले जा सकते हैं, कोई ऐसा भी है क्या? कोई अपने घर भी ले जा सकते हैं आपके पास नहीं परचेज करके? मैम, नहीं मैम, बोलने को तो हम बोल सकते हैं कि ले जा सकते हैं, बट ये रिहैबिलिटेशन के हिसाब से है, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है पर्सनल, लेकिन जब वो पूरी तरीके से बेहतर हो जाए तब वो ले सकता है। अनदर वे ये एक मिसकॉन्सेप्शन होगा कि केवल रोबोट के थ्रू पेशेंट घर में चल रहे, उसके लिए बहुत ही हाई प्रिसाइज ट्रेनिंग की जरूरत होगी और वो भी डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना फिट है। जो इसको मैंने जो स्टिक वाला इसमें एक ऑप्शन है जिसमें कि ब्लूटूथ से इनेबल्ड है, बट वो हाई ट्रेनिंग और उसके कई सारे टेस्ट है, वो पास करने के बाद ही ऐसा संभव है। बिल्कुल, लेकिन सर अब लोगों के मन में ये भी होगा अगर मान लीजिए एक बार वो आपके सेंटर में आते हैं और देखते हैं कि अब रोबोट जो है वो लोगों को एक साधारण भाषा में कि रोबोट चलाना सिखा रहा है, एक्सरसाइज करवा रहा है, थेरेपी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर कि अरे ये मशीन कैसे करेगी, तो उनके भ्रम को दूर करने के लिए क्या जी कहेंगे? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मैम। यदि मैं इसका जवाब दूं तो एक चीज बताऊं कि ये हमारा जो है ना, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिकली जब पेशेंट न्यूरोलॉजी के हमारे पास आते हैं तो एक ट्रीटमेंट में मसल पावर हो गया, एक ट्रेनिंग हो गई, जैसे ये बोलते हैं ना गेट ट्रेनिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, बट कई और भी एक्सरसाइजेज होती है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज होती है, सेंसरी एक्सरसाइज होती है, कोऑर्डिनेटिव एक्सरसाइजेज होती है, इसके अलावा ज्वाइंट मोबिलिटी के साथ साथ मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है। तो बेसिकली ये एक हमारा गेट ट्रेनिंग में और हमारी एक्टिविटी में हेल्प करेगा। इसके अलावा और भी कंबाइंड चीजें मिलके ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन होता है। तो आप एक ये कह सकते हैं कि एक नई क्रांति लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये हम लोग बहुत दिनों से बुक में पढ़ते आ रहे थे, जो अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बेटर हुई और अपने यूपी में आया और हम लोग पिछले 4 दिन से काम कर रहे हैं इसके साथ। और बहुत अच्छा पेशेंट का भी फीडबैक है और हम लोग का भी फीडबैक इस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही बेहतर है। पैरालिसिस अटैक या फिर उन व्यक्तियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर ये मशीन आई है? बिल्कुल आई है मैम, और इस मशीन के आने से हमारे स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट, हेड इंजरी के पेशेंट, जो बड़े सीपी के पेशेंट है सेरिब्रल पैल्सी के, उनमें एक डेफिनेटली बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। यह है कि थोड़ा टाइम टेकन है, न्यूरो की रिकवरी में समय लगता है, टाइम फ्रेम बड़ा होता है, बट एक उम्मीद बहुत पॉजिटिव है। तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पेशेंट के लिए और हम लोग के लिए न्यूरो रिहैब में एक बड़ी उम्मीद है और इससे और अच्छा होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और अगर आपके यहाँ पर आना है तो लखनऊ में लोग कहाँ पे आकर के आपका सेंटर है कैसे आ सकते हैं और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे? जी एक्चुअली हमारा क्लिनिक इंदिरा नगर में पॉलिटेक्निक चौराहे के पास सेक्टर 12 है इंदिरा नगर का। यहाँ पे ईश्वरपुरी कॉलोनी में हाउस नंबर 1 है, एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी के नाम से है मैम। यहाँ पे अभी हमारे यहाँ लगभग 6 से 7 स्टेट के पेशेंट हैं जो आके यहाँ स्टे करके फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। तो पेशेंट आके और यहाँ पे फिजियोथेरेपी की सुविधा और इस रोबोट की ट्रीटमेंट का फायदा ले सकते हैं। इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित उपाध्याय जी हैं जो कि कैंसर इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजिकल के। हम बात करते सर न्यूरोलॉजिकल की जो बीमारी, जो स्पाइन की प्रॉब्लम या फिर जो तमाम बीमारियां आ गई हैं, सबसे पहले तो इसके कारण क्या है? तमाम कारण है। अगर आप देखें तो स्पाइन में जो भी पैरालिसिस वगैरह हो जाती है तो सबसे पहले तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इंजरीज हैं, स्पाइन इंजरी हो जाती है। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर्स हैं, स्पाइन ट्यूमर्स हैं जो कि पैरालाइज कर देते हैं। बाकी मेजर देखें तो जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके अंदर, सबके अंदर आजकल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और तमाम ओबेसिटी, कई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो उनमें स्ट्रोक का रिस्क बहुत रहता है। तो ऐसे में
उनका क्या रहता है कि एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है या फिर किसी किसी के पैर पैरालाइज हो जाते हैं। ऐसे मरीजों में रिकवरी तो होती है कि ब्रेन का फंक्शन नॉर्मली धीरे धीरे आएगा, ट्यूमर का सर्जरी हो गया उसके बाद से धीरे धीरे रिकवर करेगा। लेकिन इस रिकवरी के दौरान फिजियोथेरेपी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर पर्सनलाइज केयर मिले, अच्छी फिजियोथेरेपी मिले, तो उनकी रिकवरी काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल सर, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक का आजकल आपने देखा बहुत सारे केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण है तनाव माना जा रहा है? बिल्कुल तनाव है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग आजकल क्या है कि आप खुद ही देखें तो मेजॉरिटी जनता क्या है कि एक ज्वाइंट फैमिली से, बड़ी फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव करती है। उसके बाद काम का प्रेशर है उनके ऊपर, एक महत्वाकांक्षा है कुछ करने की, तो इसमें खान पान सही नहीं है, वेट स्ट्रेस रहता है उनको, तो इससे तमाम बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं, जैसे हाइपरलिपिडीमिया हो गई, ओबेसिटी हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई। ऐसे मरीजों को स्ट्रोक का रिस्क बहुत है, क्योंकि बीपी कंट्रोल नहीं है, डेली रूटीन सही नहीं है, स्ट्रेस में है, नींद कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। कि पार्किंसंस जो है इसके क्या लक्षण है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? पार्किंसंस डिजीज जो है एक न्यूरोलॉजिकल डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डीजनरेटिव डिसऑर्डर मतलब कि एक तरीके से लेमैन में समझे तो जैसे एजिंग होती है तो ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी को मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं, जो हम प्लान करते हैं और जो हम एग्जीक्यूट करते हैं उसके बीच में तालमेल चाहिए रहता है। तो उस तालमेल को ये केमिकल्स जो है मीडिएट करते हैं। तो डीजनरेटिव बीमारी में क्या होता है कि इसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन गड़बड़ है। इसके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि जैसे पेशेंट्स को ट्रेमर आने लगता है, हाथ में कंपन होने लगता है, चलने में दिक्कत, वो खड़ा तो हो गया लेकिन आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है कि कैसे कदम बढ़ाने, कितने कदम बढ़ाने हैं, कितने बड़े कदम बढ़ाने हैं, तो ये सारी तकलीफ उसको। बिल्कुल, और सर कहते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है, स्पाइन हमारी मेन जड़ होती है, और स्पाइन कार्ड इंजरी जब हो जाती है तो बहुत सारी चीजें को झेलना पड़ जाता है, तो इससे कैसे फिर अगर हो जाती है तो फिर इसे कैसे? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी कई तरीके की इंजरी, अगर कंप्लीट इंजरी है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, कंप्लीट इंजरी, तो उसमें तो रिकवरी के चांसेस लगभग ना के बराबर। बट अगर इनकम्प्लीट इंजरी, जैसे इनकम्प्लीट पेशेंट को इंजरी हुई और समय रहते उसकी सर्जरी करके और जो भी कंप्रेशन है, जो भी दबाव है उसको हटा दिया गया, तो धीरे 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 रिकवरी होती है। उस रिकवरी में टाइम लगता है। इस इन्हीं पेशेंट्स में फिजियोथेरेपी का मेन रोल है, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि इनकी रिकवरी हो, और ये पेशेंट्स अगर ढंग से इनका फिजियोथेरेपी हो, ढंग से एक्सरसाइज हो, तो एक दिन अच्छी डिग्निफाइड इंडिपेंडेंट लाइफ को ये अचीव कर लेंगे। बिल्कुल। और सर ये जो रोबोट आज उत्तर प्रदेश कहें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली एक मशीन आई है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग जब हो जाते हैं तो घर के लोग भी झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो हमारे थेरेपिस्ट होते हैं वो भी कभी कभी भार नहीं झेल पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है इस मशीन से क्या बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं, कितना कारगर साबित होने वाला है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि जब कंप्यूटर आया था तो उन्होंने कंप्यूटर ने इंजीनियर्स की एफिशिएंसी बढ़ा दी, तो रोबोट के आ जाने से इन्हीं फिजियोथेरेपिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली कोई भी मशीन है वो कितनी कारगर होगी वो डिपेंड करता है कि वो जो यूज़ करने वाला प्रोफेशनल है वो कितना काबिल है, कितना कॉम्पिटेंट है। एक कॉम्पिटेंट आदमी के हाथ में अगर ऐसी मशीन रहती है तो बहुत ही यूज़फुल रहती है। अब ये मशीन डिफरेंट कैसे है, नॉर्मल भी तो फिजियोथेरेपी करते हैं, ये मशीन डिफरेंट कैसे है? ये मशीन हर इंडिविजुअल, हर पेशेंट्स की डिफरेंट प्रॉब्लम रहती है, डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम रहता है, तो इसलिए डिफरेंशियल केयर, एक पर्सनलाइज केयर चाहिए। क्योंकि कई पेशेंट्स आते हैं, आपने देखा होगा कि सिर्फ दायां पैर कमजोर है या दायां बायां से ज़्यादा कमजोर है, तो हम सब पे बराबर ताकत नहीं दे सकते। इस मशीन में AI है, आप पेशेंट बैठेगा, 10 कदम चलेगा, वो उसके नीड को समझ लेगा, फिर उसके बाद से उतना ही सपोर्ट देगी जितना चाहिए, तो ये बहुत ही पर्सनलाइज केयर देगी। और दूसरा, अगर हम पेशेंट पर्सपेक्टिव से भी देखें तो एक पेशेंट जो 2 लोगों के सहारे से चल रहा था, तो जब रोबोट के सहारे से चलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो
बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। भले वो रोबोट के सहारे से चल रहा है, लेकिन उसको लगता है वो खुद से चल रहा है। तो उसकी खुशी, उसका कॉन्फिडेंस और उसका जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मददगार होगा आने वाले समय में। बिल्कुल। और ऐसे भी कहा जाता है सर कि अब डॉक्टर जो है मशीनों के भरोसे रह गए हैं, ऐसा क्या? और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, तो क्या ये सही माना जा रहा है? मैंने अभी आपको क्या बताया, हाँ। मशीनें एक इंटीग्रल पार्ट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जब तक उसको यूज़ करने वाला अगर काबिल ना हो वो मशीन से काम नहीं करवा सकता। क्योंकि कहते हैं ना कि फूल विद अ टूल इज अ ग्रेट फूल, ठीक। तो वो अगर यूज़ करने वाला आदमी जो उसको यूज़ कर रहा है उसकी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि मशीनें कितनी कारगर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब लोगों पे क्या कहेंगे, वो किस तरीके से भरोसा जता सकते हैं? क्योंकि जब मशीनों की बात आती है तो लोग कहीं न कहीं डगमगाने लगते हैं, अब मशीन ही सब करेगी, तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे? मतलब हमें पता नहीं हमारा ध्यान वो डॉक्टर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हमारे फिजियोथेरेपी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मशीनें बिना फिजियोथेरेपिस्ट के सपोर्ट के नहीं चल सकती। फिजियोथेरेपिस्ट इंजीनियर है, फिजियोथेरेपिस्ट जो डिज़ाइन करता है कि आपको कितने सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या सपोर्ट की ज़रूरत है, वो मशीनों को बताता है, आपको एग्जामिन करता है, मशीनों को बताता है कि आपको कितने सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या आपको बैलेंसिंग की भी ज़रूरत है, क्या आपका स्टांस ठीक करने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें मशीन को बताता है और फिर मशीन उसी काम। तो एक काबिल फिजियोथेरेपिस्ट ही एक मशीन का एक ऑप्टिमम यूज़ कर सकता है। अदरवाइज तो मशीन कोई भी लेके कोई भी चला ले, लेकिन जब तक आपके पास काबिलियत नहीं, आपके पास सोच नहीं कि हमको करना क्या है, मशीन कैसे करेगी? लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सेफ है। ये मशीन यूएस एफडीए अप्रूव्ड है और जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं यहाँ पे बहुत ही काबिल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ। तो उनकी सेफ्टी इनफैक्ट बढ़ गई है इस रोबोट से, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, मशीन ने तो सेफ्टी बढ़ा दी है। तो अब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ही शहर में एक ऐसी रोबोट मशीन आ गई है और लकवाग्रस्त मरीजों के लिए एक नई उम्मीद बनकर के आई है। विजयाशु के साथ मैं सोनिया सिंह मशुरे, लखनऊ।